कल्पना कीजिए कि कोई बहुत कठिन परीक्षा पास करने के बाद पहली बार किसी बड़े स्कूल के प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठता है। हम्म। ये तो किसी के लिए भी बहुत गर्व का पल होगा। बिल्कुल। और सुबह सुबह उनके सामने उपस्थिति पंजिका यानी अटेंडेंस रजिस्टर आता है और रजिस्टर बताता है कि स्कूल में छात्रों की हाजिरी 100% है। वाओ! मतलब कागज पर तो सब कुछ कितना शानदार लग रहा है ना। वही तो। लेकिन तभी अचानक एक और आंकड़ा सामने आता है कि मिडिल स्कूल से सेकेंडरी स्कूल में जाने वाले छात्रों की संख्या तो बुरी तरह से गिर चुकी है। ओह! ये तो एक नए प्रशासक के लिए सबसे बड़े बुरे सपने जैसा है। सही बात है। ऐसे में वो जो 100% हाजिरी वाला पहला आंकड़ा था ना, वो अचानक पूरी तरह से अर्थहीन और खोखला लगने लगता है। देखिए, जब तक सतह के नीचे चल रही व्यवस्था की अदृश्य धाराओं को मापने का कोई ठोस तरीका न हो, तब तक प्रशासन चलाना केवल अंधेरे में तीर चलाने जैसा ही है। और इसीलिए हमारी इस डीप डाइव चर्चा में हम सतह के नीचे छिपे उन्हीं मापदंडों का विश्लेषण करने जा रहे हैं। बिल्कुल। और आज जो स्रोत सामग्री हमारे पास है, वो रंजन सर द्वारा तैयार किए गए बहुत ही खास और रणनीतिक नोट्स हैं। और ये नोट्स विशेष रूप से उन भावी प्रशासकों के लिए हैं जो केवीएस, इनवीएस और ईएमआरएस में वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल पद की परीक्षा देने जा रहे हैं। जी। हमारा मुख्य लक्ष्य आज स्कूल शिक्षा और प्रशासन के 6 प्रमुख शैक्षिक संकेतकों को गहराई से डिकोड करना है, जिन्हें हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या केपीआई भी कहते हैं। लेकिन स्रोत सामग्री एक बात पर बहुत सख्त रुख अपनाती है। वो ये कि परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को इन 6 संकेतकों को केवल सतही तौर पर नहीं पढ़ना है। सही कहा। परीक्षा की दृष्टि से ना, हर एक संकेतक को 5 विशिष्ट आयामों की कसौटी पर कसना बहुत जरूरी है। 5 आयाम? तो पहला आयाम क्या है इसमें? पहला है उसकी सटीक प्रशासनिक परिभाषा, और दूसरा है उसका सूत्र, और उस सूत्र में शामिल चर यानी उसके वेरिएबल्स। वेरिएबल्स। और तीसरा? तीसरा है स्कूल शिक्षा व्यवस्था में उसका वास्तविक उद्देश्य, और चौथा है स्वयं एक संख्यात्मक उदाहरण तैयार करना। मतलब खुद से एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल बनाना। जी बिल्कुल। और पांचवा और शायद सबसे अहम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के परिप्रेक्ष्य में उस आंकड़े का उपयोग। तो यहीं पर मैं एक पल के लिए रुकना चाहूंगा। मतलब कोई भी उम्मीदवार ये सवाल तो पूछ ही सकता ना कि क्या केवल परिभाषा रट लेना काफी नहीं है? ये बहुत ही आम सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है ना? मतलब ये 5 अलग-अलग मापदंड क्यों? पहली नजर में देखने पर तो ये केवल उबाऊ आंकड़े, प्रतिशत और प्रशासनिक जंजाल लगते हैं। परीक्षा में तो बस सही विकल्प ही चुनना होता ना। देखिए, असल में यहीं पर एक शिक्षक और एक प्रशासक की सोच के बीच का सबसे बड़ा अंतर सामने आता है। अच्छा, वो कैसे? एक शिक्षक अक्सर अपनी कक्षा के स्तर तक ही सोचता है, लेकिन एक प्रिंसिपल को पूरी व्यवस्था के स्तर पर सोचना होता है। रंजन सर का ये 5 आयामी ढांचा केवल नोट्स बनाने का तरीका नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में उम्मीदवार के दिमाग को एक पॉलिसी मेकर यानी नीति निर्माता की तरह प्रोग्राम करने का टूल है। जब तक किसी सूत्र के पीछे का असली उद्देश्य स्पष्ट नहीं होगा ना, तब तक कोई भी भावी प्रिंसिपल उस डेटा का इस्तेमाल कर ही नहीं पाएगा। मतलब वो स्कूल की कमियों को दूर करने वाली नीतियां नहीं बना पाएगा। चलिए, इस वैचारिक ढांचे को सबसे पहले 2 संकेतकों पर लागू करके देखते हैं। बिल्कुल। शुरू करते हैं। तो किसी भी शिक्षा प्रणाली का सबसे पहला और बुनियादी कदम क्या होता है? जाहिर है कि छात्रों को सिस्टम के अंदर लाना और फिर उन्हें किसी तरह वहां टिकाए रखना। जी। और स्रोत सामग्री इस पहले कदम के लिए एडजस्टेड नेट एनरोलमेंट रेट या ANER और रिटेंशन रेट का जिक्र करती है। अगर हम ANER को एक बहुत बड़ी और भव्य पार्टी में मेहमानों को आमंत्रित करने जैसा मान लें, तो एक प्रशासक की कोशिश यही होती है कि लक्षित आयु वर्ग के सभी बच्चे उस पार्टी का हिस्सा बने। ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। उस पार्टी वाले उदाहरण को ही थोड़ा और आगे बढ़ाकर देखते हैं। पार्टी में लोगों को बुला लेना ही काफी नहीं होता है ना? बिल्कुल नहीं। रिटेंशन रेट या ठहराव दर ये तय करने जैसा है कि वे मेहमान पार्टी खत्म होने से पहले ही बोर होकर या किसी परेशानी के कारण वापस घर ना लौट जाए। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वे अंत तक वहां रुकें। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटक रही है।
क्या बात? जो उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठ रहे हैं वे पहले ही बीएड और एमएड जैसी उच्च डिग्रियों में एनरोलमेंट और रिटेंशन की बुनियादी बातें तो पढ़ ही चुके होते हैं ना? पढ़ चुके होते हैं। फिर रंजन सर के नोट्स ये क्यों कह रहे हैं कि परीक्षार्थियों को इन सूत्रों को रटने के बजाय उनमें शामिल चरों यानी वेरिएबल्स की सटीक व्याख्या करनी आनी चाहिए? मतलब परीक्षा के स्तर पर इस गहराई की क्या जरूरत है? क्योंकि केवीएस या एनवीएस जैसी राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं केवल रटे रटाए जवाब देने वालों को प्रिंसिपल की कुर्सी नहीं सौंपना चाहती। सूत्र में शामिल चर ही उस आंकड़े की असली कहानी बताते हैं। अच्छा, तो वेरिएबल से असल कहानी पता चलती है? जी, उदाहरण के लिए जब उम्मीदवार एएनईआर के सूत्र में शामिल चरों का विश्लेषण करते हैं ना, तो उन्हें ये समझना होता है कि एडजस्टेड शब्द का क्या महत्व है। एडजस्टेड मतलब समायोजित करना। बिल्कुल। वास्तविकता ये है कि सारे बच्चे हमेशा अपनी उम्र के हिसाब से तय कक्षा में नहीं होते। कुछ बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से आगे निकल जाते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं। ओह, अब समझ आया। तो चरों का ये गहरा ज्ञान एक प्रशासक को ये देखने में मदद करता है कि सिस्टम की दरारों से बाहर कौन छूट रहा है और क्यों छूट रहा है। यही वो बारीक नजर है जो एक प्रशासक को चाहिए। इसका मतलब है कि ये सिर्फ गणित का सीधा साधा सवाल नहीं है, ये उन बच्चों को खोजने का एक प्रशासनिक रडार है जो शायद व्यवस्था की नजरों से बच गए हैं। और जब बात एनईपी 2020 की आती है ना, तो ये रडार और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। वो कैसे? एनईपी 2020 ने भारत की स्कूल शिक्षा के लिए 100% नामांकन और बच्चों के ठहराव का एक बहुत ही स्पष्ट और आक्रामक लक्ष्य रखा है। 100%? भारत जैसे विशाल और इतनी विविधतापूर्ण आबादी वाले देश में ये तो किसी नए प्रिंसिपल के लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ने जैसा है। इसीलिए तो परीक्षा का पेपर सेट करने वाला परीक्षक ये जानना चाहता है कि क्या भावी प्रिंसिपल के पास उस पहाड़ पर चढ़ने का सही नक्शा है या नहीं। सही नक्शा होना बहुत जरूरी है। जब उम्मीदवार से रिटेंशन रेट का उद्देश्य और एनईपी 2020 के साथ उसका संबंध पूछा जाता है, तो असल में ये परखा जा रहा है कि क्या वो व्यक्ति ये समझता है कि अगर बच्चे स्कूल में टिके ही नहीं रहे हैं तो एनईपी का पूरा ढांचा ही धड़ाम से गिर जाएगा। बिल्कुल सही कहा। ये बात इस विचार की ओर ले जाती है कि जब कोई बच्चा स्कूल छोड़ता है तो वो किसी एक दिन अचानक से गायब नहीं होता है। जी नहीं, वो प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है। हाँ, वो प्रक्रिया किसी गंभीर बीमारी की तरह है जिसके लक्षण बहुत पहले से ही व्यवस्था में दिखने लगते हैं। बिल्कुल सटीक बात। तो यहीं से हमारी चर्चा उन शुरुआती लक्षणों की ओर मुड़ती है जब छात्र एक बार सिस्टम में आ जाते हैं और व्यवस्था उन्हें रोके रखने का प्रयास कर रही होती है। तो फिर ऐसा क्या होता है कि कुछ छात्र पीछे छूटने लगते हैं? यही तो स्रोत सामग्री भी पूछती है। इस समस्या को पहचानने के लिए रिपीटिशन रेट यानी कक्षा दोहराने की दर और एनुअल ड्रॉप आउट रेट यानी वार्षिक ड्रॉप आउट दर की ओर इशारा किया गया है। रिपीटिशन और ड्रॉप आउट किसी भी स्कूल के प्रशासनिक डैशबोर्ड पर ये दोनों सबसे चमकदार रेड फ्लैग्स होते हैं। ये चीख कर बताते हैं कि स्कूल के अंदरूनी सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी खराबी मौजूद है। अब यहाँ मैं एक बहुत ही पुरानी और गहराई तक बैठी सामाजिक धारणा को चुनौती देना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल, बताइए। अक्सर समाज में ये मान लिया जाता है कि जब कोई छात्र फेल होकर उसी कक्षा में रह जाता है या पढ़ाई बीच में ही छोड़ देता है, तो ये पूरी तरह से उस बच्चे की या उसके परिवार की व्यक्तिगत विफलता है। हाँ, लोग अक्सर ऐसा ही कहते हैं। लोग कहते हैं कि शायद बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं था या माता पिता ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक भावी प्रिंसिपल की कुर्सी से देखने पर क्या हमें सचमुच इसे केवल एक व्यक्तिगत नाकामी मानना चाहिए? अगर हम एक प्रशासक के नजरिए से देखें ना, तो ये 100% नेतृत्व और स्कूल की व्यवस्था की विफलता है। 100% व्यवस्था की विफलता। बिल्कुल। अगर कोई बच्चा किसी कक्षा को रिपीट कर रहा है या अंततः ड्रॉप आउट हो रहा है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि स्कूल का तंत्र उस बच्चे की सीखने की गति और उसकी सामाजिक जरूरतों को पूरा करने में अक्षम साबित हुआ है। मतलब शायद शिक्षकों के पढ़ाने का तरीका उस बच्चे के अनुकूल नहीं है, या फिर स्कूल का माहौल डराने वाला है, या शायद स्कूल के बुनियादी ढांचे में ही कोई बड़ी कमी है। अब यहाँ ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि स्रोत सामग्री इन नकारात्मक दरों के लिए मूक संख्यात्मक उदाहरण तैयार करने पर इतना जोर क्यों देती है? ये सवाल मेरे भी दिमाग में घूम रहा था। एक प्रिंसिपल को गणितज्ञ बनने की क्या जरूरत है? वो तो सीधे रजिस्टर से प्रतिशत दिख सकता है ना। क्योंकि जब तक आप खुद से काल्पनिक संख्याएं लेकर एक ड्रॉप आउट दर की पूरी गणना नहीं करते ना, तब तक आपको उस दर की गंभीरता और उसके पीछे के इंसानी चेहरे का एहसास नहीं होता। अच्छा, मतलब एक जुड़ाव महसूस नहीं होता। जी। मान लीजिए कोई उम्मीदवार परीक्षा की तैयारी के दौरान एक संख्यात्मक उदाहरण बनाता है कि छात्रों के एक निश्चित समूह में से कितने पास होकर आगे गए और कितने फेल हुए। तो गणना के बाद जो गायब हुए छात्रों की संख्या बचती है ना, वो एक प्रशासक की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी होनी चाहिए। यानी वो संख्यात्मक उदाहरण केवल परीक्षक को प्रभावित करने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो उम्मीदवार के भीतर छिपी उस प्रॉब्लम सॉल्विंग मानसिकता को जगाने के लिए, ताकि वो समस्या की जड़ तक पहुंच सके। सटीक तौर पर आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक अच्छा प्रशासक जब ड्रॉप आउट दर की गणना करता है ना, तो वो केवल 1% या आंकड़ा नहीं निकालता, और वो तीखे सवाल पूछना शुरू करता है। कैसे सवाल? जैसे क्या स्कूल में पीने का साफ पानी है? क्या लड़कियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था है? क्या दूर दराज के इलाकों से आने वाले छात्रों के लिए परिवहन की सुरक्षित सुविधा है? ये बहुत ही जमीनी सवाल हैं, और एनईपी 2020 तो स्पष्ट रूप से इन दोनों दरों को न्यूनतम स्तर पर लाने पर केंद्रित है। बिल्कुल। एनईपी 2020 का पूरा जोर इक्विटी और इंक्लूजन, यानी समता और समावेशन पर टिका है। समावेशन। अगर किसी स्कूल में रिपीटिशन और ड्रॉप आउट दरें अधिक है ना, तो इसका सीधा अर्थ है कि वो शिक्षा व्यवस्था समावेशी नहीं है। परीक्षा में एक उम्मीदवार को ये साबित करना होता है कि वो इन दरों को केवल एक सांख्यिकीय आंकड़े के रूप में नहीं देखता, बल्कि एनईपी के समावेशन लक्ष्य के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में देखता है। जी बिल्कुल। ठीक है, मान लेते हैं कि प्रशासनिक सूझबूझ से हमने बच्चों को स्कूल में रोक लिया, फेल होने और ड्रॉप आउट होने के खतरे से भी बचा लिया। बहुत अच्छी बात है। लेकिन केवल किसी तरह से व्यवस्था में टिके रहना ही तो शिक्षा का अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता ना। बाधाओं को पार करने के बाद सफलता और प्रगति को कैसे मापा जाए? सही सवाल है। और स्रोत सामग्री इसके लिए हमें अंतिम 2 मापदंड देती है, प्रमोशन रेट और ट्रांजिशन रेट। प्रमोशन और ट्रांजिशन। किसी भी स्कूल या शिक्षा प्रणाली की इंटरनल एफिशिएंसी या आंतरिक दक्षता को मापने के लिए ये दोनों सबसे बेहतरीन और कारगर प्रशासनिक हथियार हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है। आम बोलचाल की भाषा में ना प्रमोशन और ट्रांजिशन को अक्सर एक ही चीज मान लिया जाता है। हाँ, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। आखिर दोनों का मतलब आगे की कक्षा में बढ़ना ही तो है। एक प्रशासक के लिए इन दोनों के बीच का तकनीकी और वैचारिक अंतर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, ये अंतर सुनने में भले ही सूक्ष्म लगे, लेकिन प्रशासनिक तौर पर ये बहुत गहरा है। अच्छा, कैसे? प्रमोशन रेट सिर्फ एक कक्षा से अगली कक्षा में जाने की बात करता है। जैसे कोई बच्चा कक्षा 6 से सफलतापूर्वक पास होकर कक्षा 7 में चला गया। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का एक बहुत छोटा सा कदम है। ये तो हुआ प्रमोशन करके मिडिल स्कूल की पहली सीढ़ी पर कदम रखना। बिल्कुल, और यही वो नाजुक बिंदु है जहां अक्सर सबसे ज्यादा छात्र सिस्टम से बाहर गिरते हैं। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि प्रमोशन की प्रक्रिया बच्चे के लिए थोड़ी आसान होती है। वो उसी स्कूल, उन्हीं जाने पहचाने शिक्षकों और उसी परिचित माहौल में रहता है। बदलाव कम होता है। लेकिन ट्रांजिशन में अक्सर स्कूल की इमारत बदल जाती है, पाठ्यक्रम का स्तर अचानक से कठिन हो जाता है और बच्चे पर सामाजिक दबाव भी बढ़ जाते हैं। और अगर हम इसे एनईपी 2020 के नए चश्मे से देखें ना, तो ये ट्रांजिशन रेट अचानक से इस पूरी परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। बिल्कुल बन जाता है, क्योंकि एनईपी ने तो स्कूल शिक्षा के पूरे पुराने ढांचे को ही पलट कर रख दिया है। हाँ जी, हमारी पुरानी व्यवस्था 10+2 वाली थी, लेकिन नई 5+3+3+4 व्यवस्था ने स्कूल शिक्षा को 4 बहुत ही स्पष्ट और अलग-अलग चरणों में बांट दिया है। वो 4 चरण कौन से हैं? फाउंडेशनल, प्रेपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी।
इसका मतलब है कि अब एक छात्र के जीवन में ट्रांजिशन के बिंदु बढ़ गए हैं। जी, और हर एक ट्रांजिशन बिंदु अपने आप में एक संभावित खतरा है जहां छात्र फिसलकर बाहर हो सकते हैं। ये तो बहुत ध्यान देने वाली बात है। एक नए प्रिंसिपल को ये सुनिश्चित करना होगा कि फाउंडेशनल स्टेज के शुरुआती 5 साल पूरे करने के बाद बच्चा प्रिपरेटरी स्टेज में पूरी तरह से बिना किसी झटके के ट्रांजिशन कर जाए। तो अगर एक प्रिंसिपल अपने डेटा में ये पाता है कि उसके स्कूल का प्रमोशन रेट तो 95% है, जो कि बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। लेकिन मिडिल स्टेज से सेकेंडरी स्टेज में जाने का ट्रांजिशन रेट सिर्फ 55% रह गया है। तो ये तो एक बहुत बड़ा प्रशासनिक अलार्म है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसका सीधा और कड़वा अर्थ ये है ना कि स्कूल का मिडिल स्टेज बच्चों को सेकेंडरी स्टेज की कठिन चुनौतियों के लिए तैयार ही नहीं कर पा रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आसपास कोई सेकेंडरी स्कूल ही उपलब्ध ना हो। जी, ये भी एक कारण हो सकता है। परीक्षा में परीक्षक यही देखना चाहता है कि क्या उम्मीदवार इस बॉटलनेक या रुकावट को पहचानने की प्रशासनिक क्षमता रखता है। मतलब उसे सिर्फ नंबर नहीं देखने हैं, उसके पीछे का कारण खोजना है। एकदम सही। अगर एक भावी प्रिंसिपल परीक्षा की कॉपी में इन दोनों दरों के सूत्र और उद्देश्य के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से समझा पाता है ना, तो वो साबित करता है कि उसे शिक्षा व्यवस्था की नब्ज पकड़ना आता है। ये सारी चर्चा बहुत ही गहरी और व्यावहारिक रही है, लेकिन अब जरा एक परीक्षार्थी के नजरिए से सोचिए। परीक्षा का दबाव तो होता ही है। परीक्षा हॉल के उस भारी मानसिक दबाव में जहां समय तेजी से भाग रहा होता है, इन 6 संकेतकों और उनके 5 अलग-अलग आयामों को बिना भ्रमित हुए कैसे याद रखा जाए? ये एक बहुत ही व्यवहारिक चुनौती है। और स्रोत सामग्री में इस चुनौती से निपटने के लिए भी एक बहुत ही दिलचस्प निर्देश दिया गया है। जी, वो निर्देश है जानकारी को एक टेबुलर फॉर्मेट या तालिकाबद्ध प्रारूप में प्रस्तुत करना। ईमानदारी से कहूँ तो जब मैंने पहली बार ये पढ़ा कि इन सभी जानकारियों को एक टेबल में बनाना है, तो मुझे लगा कि ये सिर्फ अपने नोट्स को साफ सुथरा और सुंदर दिखाने का एक तरीका है। ऐसा बहुत लोगों को लगता है। अक्सर हम स्कूलों में भी बच्चों को यही सिखाते हैं ना कि टेबल बनाओगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे। देखिए, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। परीक्षा के स्तर पर ये केवल सुलेखन या अच्छी राइटिंग का मामला नहीं है। तो फिर क्या है? ये कॉग्निटिव लोड यानी दिमागी बोझ को कम करने की एक बेहद उन्नत और मनोवैज्ञानिक रणनीति है। कॉग्निटिव लोड, इसे तो और स्पष्ट करें कि ये दिमागी बोझ कैसे कम करता है? जब एक उम्मीदवार किसी विषय पर लंबे लंबे पैराग्राफ या निबंध के रूप में पन्ने भरता है ना, तो महत्वपूर्ण जानकारी उन शब्दों में कहीं खो जाती है। ये तो होता है। लेकिन जब वो एक टेबल बनाता है जिसमें 6 पंक्तियां हो और हर संकेतक के सामने उसकी परिभाषा, सूत्र के चर, उद्देश्य, संख्यात्मक उदाहरण और NEP से जुड़ाव का अलग-अलग कॉलम हो, तो क्या होता है? तो वो जानकारी को केवल रटकर उगल नहीं रहा होता, वो एक तार्किक मैट्रिक्स बना रहा होता है। एक ऐसा मैट्रिक्स जहां सारे जटिल आंकड़े और राष्ट्रीय स्तर की नीतियां एक साथ एक ही विजुअल फ्रेम में दिखाई देती हैं। बिल्कुल सही। इस तरह से उम्मीदवार अलग-अलग संकेतकों के बीच के कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव के संबंध को तुरंत देख पाता है। ये तो बहुत ही फायदेमंद है। उसे एक ही नजर में समझ आ जाता है कि कैसे उच्च रिपीटिशन रेट सीधे तौर पर एक कमजोर ट्रांजिशन रेट की ओर ले जाता है। और अगर हम परीक्षा जांचने वाले के नजरिए से देखें ना, तो परीक्षक के पास भी तो सैकड़ों कॉपियां जांचने के लिए होती हैं। जी बिल्कुल, उनका भी समय बचता है। वो शायद लंबे लंबे पैराग्राफ में छिपे हुए ज्ञान को ढूंढने में उतना समय न दे पाएं। जब परीक्षक इस तरह का एक स्पष्ट और व्यवस्थित टेबुलर फॉर्मेट देखता है ना, तो उसे पहली नजर में ही पता चल जाता है कि उम्मीदवार के विचारों में कितनी स्पष्टता है। क्लैरिटी दिखती है। ये टेबल ये दर्शाती है कि उम्मीदवार का दिमाग बिखरा हुआ नहीं है, बल्कि वो व्यवस्थित रूप से सोचता है, जो कि किसी भी बड़े संस्थान के प्रशासक का सबसे बड़ा और जरूरी गुण होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। पूछिए, क्या सवाल है? क्या इस बेहतरीन टेबुलर रणनीति का अंतिम लक्ष्य केवल KVS या NVS की वो लिखित परीक्षा पास करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार जब उम्मीदवार परीक्षा पास कर लेता है और उसके नाम के आगे प्रिंसिपल लग जाता है, तो क्या ये मेहनत से बनाई गई टेबल रद्दी की टोकरी में चली जाएगी?
देखिए, एक दूरदर्शी और सच्चे प्रशासक के लिए ना वो टेबल कभी रद्दी में नहीं जाती। असल में परीक्षा के दिन बनाई गई वो टेबल ही भविष्य में उस प्रिंसिपल के स्कूल का असली और स्थायी डैशबोर्ड बन जाता है। यानी जो सैद्धांतिक अभ्यास परीक्षा हॉल में किया गया था वो सीधा वास्तविक स्कूल की प्रशासनिक बैठकों का मुख्य हिस्सा बन जाना चाहिए। यही इसका असली मकसद है। जब वे अपनी नई कुर्सी पर बैठते हैं ना, तो उन्हें उन सैद्धांतिक सूत्रों की जगह अपने स्कूल के वास्तविक आंकड़े उस टेबल में भरने होते हैं। थ्योरी से सीधा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। बिल्कुल। ये ढांचा उन्हें हर दिन ये याद दिलाता है कि NEP 2020 की नीतियां किसी दूर बैठे मंत्रालय का केवल एक आदेश नहीं है, बल्कि वे नीतियां उनके अपने स्कूल की कक्षाओं में बैठे हर एक बच्चे के भविष्य से सीधे जुड़ी हुई हैं। एक तरह से देखा जाए तो रंजन सर का ये पूरा स्टडी मटेरियल सिर्फ परीक्षा पास करने की कोई आम गाइड नहीं है। मैं कहूंगी कि एक संपूर्ण पॉलिसी मास्टर क्लास है। पॉलिसी मास्टर क्लास, बहुत सही शब्द है जी। ये उम्मीदवारों को परीक्षा पास करने के साथ साथ कुर्सी पर बैठने के पहले दिन से ही एक बेहद प्रभावी और संवेदनशील प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालने के लिए तैयार करता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए ना, तो ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि एक स्कूल के प्रशासन की जटिलता को समझना कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं है। एक सफल प्रिंसिपल वो बिल्कुल नहीं है जो केवल सुबह शाम उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर कर देता है, बल्कि असल में वो है जो उन सूखे आंकड़ों के पीछे छिपी व्यवस्था की पूरी कहानी को पढ़ सकता है। और ये 5 आयामी ढांचा, यानी परिभाषा, सूत्र, उद्देश्य, उदाहरण और NEP का परिप्रेक्ष्य, भविष्य के उन प्रिंसिपल्स को, उस प्रशासनिक कहानी को पढ़ने की व्याकरण सिखाता है। व्याकरण सिखाता है। इन 6 शैक्षिक संकेतकों से वो प्रशासनिक डैशबोर्ड पूरी तरह से तैयार हो जाता है, जो किसी भी व्यवस्था के गहरे से गहरे अंधेरे में भी रोशनी दिखा सकता है। जी, जो ये सुनिश्चित करता है कि स्कूल का कोई भी बच्चा पीछे न छूटे और हर बच्चा शिक्षा के हर चरण को सफलतापूर्वक पार करे। एक भावी प्रशासक के लिए अपनी यात्रा शुरू करने का इससे बेहतर और स्पष्ट रोड मैप शायद ही कोई और हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले स्रोत सामग्री से मिली इस गहरी समझ के आधार पर सुनने वाले सभी परीक्षार्थियों और शिक्षाविदों के लिए सोचने का एक सवाल छोड़ना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। क्या है वो सवाल? जरा सोचिए, यदि एक नया प्रिंसिपल अपने स्कूल में आता है और अपनी शानदार प्रशासनिक क्षमता और कड़ी मेहनत से वो कागज पर इन सभी 6 संकेतकों के गणितीय आंकड़ों को एकदम बेहतरीन स्तर पर ले आता है। सब कुछ परफेक्ट कर देता है। स्कूल का एनरोलमेंट 100% है, ड्रॉप आउट 0 हो चुका है और ट्रांजिशन दर पूरी तरह से 100% है। फाइलें और रिपोर्ट देखने में बिल्कुल परफेक्ट है। सब कुछ उस टेबल के हिसाब से एकदम सही है। एक प्रशासक के लिए ये तो एक आदर्श स्थिति है। तो सवाल ये है कि क्या वे शानदार आंकड़े स्वतः ही उस स्कूल की कक्षाओं के भीतर दी जा रही शिक्षा और ज्ञान की असली गुणवत्ता की पूर्ण गारंटी देते हैं? ये तो एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या यह संभव है कि सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहा हो, बच्चे पास भी हो रहे हों, लेकिन सीखने की वो स्वाभाविक खुशी कहीं गायब हो गई हो? ऐसा भी हो सकता है। इन शानदार प्रतिशत और एकदम सही सूत्रों के परे भी क्या स्कूल की चारदीवारी में कोई ऐसा गहरा मानवीय तत्व है, कोई ऐसा अनुभव है जिसे किसी भी प्रशासनिक सूत्र से मापना अभी बाकी है? ये सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए, अपनी समझ का दायरा बढ़ाते रहिए और हमारी शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए हमेशा सही सवाल पूछते रहिए।